अच्छा, जब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस का उन्होंने सबसे पहले केस प्रेजेंट किया है। 5 ईयर ओल्ड बच्चा है जो टोसिस के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये फिगर भी देखें तो इसमें मायस्थेनिया ग्रेविस का बच्चा है और उसको टोसिस हो रहा है। अच्छा, बच्चा जो है अपने ही हैज़ टू होल्ड हिज आई लिड ओपन विथ हिज फिंगर, ठीक है। अपनी आई लिड को उंगली से खोल रहा है, बाकी खुद वो नहीं खोल रही, टोसिस हो रहा है। स्पेशली इन द शाम के टाइम पे स्पेशली ऐसा होता है। बच्चे को डिसफेजिया भी है, यानी ट्रबल इन स्वालोइंग हिज फूड। ही अपीयर सैड, यानी फेशियल मसल में भी वीकनेस है। और ही इज़ एबल टू रन एंड थ्रो अ बॉल। तो ये एक टिपिकल केस है मायस्थेनिया ग्रेविस का। मायस्थेनिया ग्रेविस होती क्या है, ये क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ ही है जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट करवाती है, ठीक है। ये देखें, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, एंटीबॉडीज़ ने आके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट करवा दी है। ये इसमें कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें रैपिड फटीगेबिलिटी हो जाती है। स्ट्राइएटेड मसल्स जो हैं वो थक जाते हैं, फटीग हो जाते हैं जल्दी। पार्टिकुलरली ये एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स और जो पाल्पेब्रल मसल्स हैं आँख वाले, और जो स्वालोइंग के मसल्स हैं, तभी इसको डिस्फेजिया भी हो रहा है, ठीक है। और एक्स्ट्रा ओकुलर एंड पाल्पेब्रल मसल और स्वालोइंग, इनमें ज़्यादातर जो है वो फटीगेबिलिटी जल्दी हो जाती है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी यूँ है कि मसल वीकनेस तब होगी जब एसिटाइल कोलिन जो है ये एक्टिवेट नहीं कर पाएगा इनफ रिसेप्टर साइट्स को एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए, ये एसिटाइल कोलिन इसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। होता यूँ है कि मायस्थेनिया ग्रेविस में देर इज़ मच एज एन 80% रिडक्शन इन द नंबर ऑफ दीज रिसेप्टर साइट, ठीक है। नंबर ऑफ रिसेप्टर्स की भी रिडक्शन हो जाती है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रिसेप्टर साइट हुई क्यों है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ आती हैं इस डिजीज़ में, एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो आके इन रिसेप्टर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। ब्लॉक कर देती हैं और डिस्ट्रॉय कर देती है रिसेप्टर साइट को, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन एक्टिवेट नहीं कर पाता और मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मसल ओपन नहीं होता, मसल फटीग हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो गई। अब क्या इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग है? कॉमन सिम्टम्स ये हैं कि बच्चे को आईलिड की ड्रॉपिंग आईलिड होगी, टोसिस होगा जो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ होगा जैसे ही बच्चे को हम कहेंगे कि वो अपवर्ड गेज़ करे, 30 to 90 सेकेंड तक ऊपर देखें। हम बच्चे को कहते हैं कि आप जो है ऊपर देखें, कोई भी हमें टारगेट यूँ ऊपर उंगली पकड़ के यूँ देखेंगे, हमारी उंगली की तरफ ऊपर देखें तो वो देखेगा, लेकिन जो है जिस ज़्यादातर अपोजिट आई, मतलब कोई भी आईलिड जो अफेक्टेड होगी, जिस साइड पे ज़्यादा होगा उसको वो टोसिस हो जाएगी, ठीक है। दूसरी आंख अगर ऊपर भी, इसकी मेरे पास वीडियो भी है, इसमें जो है पेशेंट है इसको कह रहे हैं कि ऊपर देखें, ठीक है। अभी ऊपर की तरफ तो देख रहा है लेकिन लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा मार्क्ड है इसको, तो ये देखिए आंख आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है। तो क्लिनिकल फीचर यही होता है कि ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड होगी, टोसिस जो है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ होगी। जब हम कहेंगे कि सस्टेन अपवर्ड गेज़ करे 30 to 90 सेकेंड तक अगर ऊपर देखे तो फिर वो टोसिस होना शुरू हो जाएगा। देखिए बंद हो रही है आंख, ठीक है, बंद होते होते बंद होगी। इसके अलावा टोसिस के अलावा क्लिनिकल फीचर होता है कि इनको ब्लर्ड या डबल विजन नज़र आता है, ठीक है। इन बच्चों की स्पीच भी स्लर्ड होती है, इनको डिफ़िकल्टी होगी च्यूइंग में और स्वालोइंग में भी मसला होगा, ठीक है। इनकी आर्म्स और लेग्स में भी इनको वीकनेस होगी क्योंकि वही मसल फटीग का है, क्रॉनिक मसल फटीग होगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। और अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो मायस्थेनिया ग्रेविस जो है ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेगी और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, क्रॉनिक मसल फटीग। अच्छा, अब इस कंडीशन को अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो मायस्थेनिया ग्रेविस यूजुअली प्रोग्रेसिव है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी मसल अगर इन्वॉल्व हो गया तो उसमें फिर रेस्पिरेटरी मसल फटीग एंड एस्पायरेशन का रिस्क होता है, तो इट कैन कॉज डेथ, ठीक है। दूसरे, अब ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बाद नियोनेटल ट्रांजिएंट मायस्थेनिया ग्रेविस जो इन्फेंट्स बॉर्न हो मायस्थेनिक मदर को, उसमें हमें जो क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं, याद रखें कि 12 to 19% इन्फेंट्स जो मायस्थेनिक मदर को बॉर्न होते हैं तो उनको भी मायस्थेनिया ग्रेविस होती है, ठीक है। बच्चे जो हैं उनको रेस्पिरेटरी इंसफिशेंसी होगी और इनएबिलिटी टू सक और स्वालो, जनरलाइज्ड हाइपोटोनिया होगा, ठीक है, टोन लॉस ऑफ टोन, डिक्रीज टोन, और वीकनेस भी प्रेजेंट होगी। इन्फेंट जो है वो लिटिल या स्पॉन्टेनियस मोटर एक्टिविटी शो करेगा फॉर सेवरल डेज टू वीक। इन्फेंट में शो लिटिल स्पॉन्टेनियस मोटर एक्टिविटी for several days to week, and during this period some infant may require ventilatory support and gavage feeding, ठीक है। when abnormal antibody disappear from the blood and muscle tissue, these infant regain normal strength,
जब ये एंटीबॉडीज़ जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगी उनके ब्लड से और मसल टिश्यू से, तो फिर उनकी स्ट्रेंथ जो है नॉर्मल स्ट्रेंथ रीगेन हो जाएगी। इसके अलावा ये इन्फेंट्स जो है ये इस इंक्रीज रिस्क पे नहीं होते ऑफ डेवलपिंग द मायस्थेनिया ग्रेविस लेटर इन द चाइल्डहुड। सिर्फ मदर को मायस्थेनिया थी तो उसी की एंटीबॉडीज़ बच्चे में आ गई हैं और उसको ये सिम्टम हो रहे हैं, बाकी आगे आगे जो है चाइल्डहुड में उसको रिस्क नहीं है मायस्थेनिया होने का। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये यूजुअली डिमॉन्स्ट्रेट होती हैं मैटरनल ब्लड में, बट एट टाइम मैटरनल एंटीबॉडीज़ मे नॉट बी डिटेक्टेड। ठीक है, अब किस तरह से मायस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोस किया जाता है, इसकी जो डायग्नोसिस है उसमें डिफरेंट एंटीबॉडीज़ हैं। देखें, एंटी ए एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी सबसे पहली है। अप्रॉक्सीमेटली 85% जो मायस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट्स होते हैं उनको यही एंटीबॉडी होती है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी। व्हेन डिटेक्टेड इट इज़ गारंटीड डायग्नोस्टेड। ठीक है, ये जब हमें मिल जाए तो हम डायग्नोस कर लेते हैं कि इसको मायस्थेनिया ग्रेविस है, एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी। दूसरी है एंटी मसल स्पेसिफिक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एंटीबॉडी टेस्टिंग। जो ब्लड टेस्ट है, रिमेनिंग 15% जो सीरो नेगेटिव मायस्थेनिया ग्रेविस होते हैं, दोज हु हैव टेस्टेड नेगेटिव फॉर दिस एंटीबॉडी, दिस एसिटाइल कोलिन एंटीबॉडी, तो उनमें हमें 40 to 70% जो है उनमें पॉजिटिव आते हैं फॉर द एंटी मस्क एंटीबॉडी, यानी मसल स्पेसिफिक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एंटीबॉडी। अगर वो नेगेटिव आ जाती है तो बाकी में हमें मस्क पॉजिटिव मिलती है। तो रिमेनिंग पेशेंट में अनआइडेंटिफाइड एंटीबॉडी कॉजिंग देयर मायस्थेनिया। बाकी ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं भी मिलती और वो उनमें मायस्थेनिया करवाता है। ठीक है, दूसरा हम इसमें नियोस्टिग्मीन टेस्ट करते हैं न्यू बॉर्न्स में, और जो वेरी यंग इन्फेंट्स होते हैं तो उनमें नियोस्टिग्मीन टेस्ट प्रेफर किया जाता है टू द एड्रोफोनियम टेंसिलोन टेस्ट। दूसरा टेंसिलोन टेस्ट है। टेंसिलोन टेस्ट में एंटीकोलिनेस्ट्रेज मेडिकेशन जो है ब्रीफली इंजेक्ट की जाती है और टेम्पररी इमीडिएट इंप्रूवमेंट आती है मसल स्ट्रेंथ में, जो सजेस्ट करेगी कि बच्चे को मायस्थेनिया ग्रेविस है। ठीक है, टेंसिलोन टेस्ट है तो उसमें एड्रोफोनियम क्लोराइड ही होता है, टेंसिलोन टेस्ट में परफॉर्म करते हैं ओल्डर चिल्ड्रन में। क्लिनिकल टेस्ट है मायस्थेनिया का कि हम शॉर्ट एक्टिंग कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर देंगे, उस एंजाइम का इनहिबिटर जो उसको डाइजेस्ट करता है कोलिन एसिटाइल कोलिन को। तो यूजुअली एड्रोफोनियम क्लोराइड ही होता है वो, तो उससे टोसिस और ऑफ्थेल्मोप्लेजिया इंप्रूव हो जाएंगे फ्यू सेकंड्स में, एंड फटिगेबिलिटी ऑफ द अदर मसल डिक्रीज। तो इससे यही अंदाज़ा होता है कि हमने उस एंजाइम को ही रिमूव कर दिया कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर, तो एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो मसल फटीग सही हो गई। इसका मतलब है कि पेशेंट को मायस्थेनिया ग्रेविस है, तो एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ने पे वो सही हो रहा है। ठीक है, एक और इन्वेस्टिगेशन है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी की जाती है। इसमें यूँ है कि मोर स्पेसिफिकली डायग्नोसिस देन द मसल बायोप्सी, रिपीटेटिव स्टिमुलेशन ऑफ द मोटर नर्व एट स्लो रेट 3 सेकंड विथ रिकॉर्डिंग ओवर द अप्रोप्रिएट मसल शोज अ प्रोग्रेसिव फॉल इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मसल पोटेंशियल इन द मायस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, यानी ये रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन या सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है टू मेजर द मसल एंड नर्व इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अच्छा, और ये इसमें डायग्नोसिस हो गई। ट्रीटमेंट पे आ जाए, मैनेजमेंट किस तरह करनी है मायस्थेनिया ग्रेविस में, कोई क्योर नहीं होता, लेकिन इफेक्टिव ट्रीटमेंट यही है दैट अलाउ मैनी बट नॉट ऑल पीपल विथ मायस्थेनिया ग्रेविस टू लीड अ हेल्दी लाइफ। तो मेडिकेशन में हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट वो है एंटीकोलिनेस्ट्रेज एजेंट्स। ये अलाउ करेंगे एसिटाइल कोलिन को टू रिमेन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लॉन्गर देन यूजुअल सो दैट द रिसेप्टर साइट्स कैन बी एक्टिवेटेड, यानी वहाँ पे एसिटाइल कोलिन ज़्यादा टाइम तक रहेगा। ठीक है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एजेंट्स देंगे जो एसिटाइल कोलिन को जंक्शन पे ज़्यादा टाइम तक रहने देगा ताकि ज़्यादा रिसेप्टर साइट्स एक्टिवेट हों। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पायरिडोस्टिग्मीन ब्रोमाइड जो है इसका डोज एडजस्ट किया जाता है फॉर ईच पेशेंट, स्टार्टिंग द ओरल डोजेज 1 मिलीग्राम पर केजी पर डोज एवरी 6 आवर। ठीक है, ये एक्चुअली पायरिडोस्टिग्मीन जो है ये कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है। ठीक है, यानी ये फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है जो कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व्स एंड मसल को इम्प्रूव करेगी। ठीक है, दूसरी नियोस्टिग्मीन है, तो नियोस्टिग्मीन 15 मिलीग्राम ऑफ द नियोस्टिग्मीन रफली इक्विवेलेंट होती है 60 मिलीग्राम ऑफ पायरिडोस्टिग्मीन ब्रोमाइड के, इसके इतने इक्विवेलेंट है। तो ये नियोस्टिग्मीन ना गैस्ट्रिक हाइपर मोटिलिटी करवाएगी और डायरिया करवाएगी। ये ड्रग ऑफ चॉइस न्यूबॉर्न्स में है और इसको हम पैरेंटली भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अच्छा नियोस्टिग्मीन के अलावा एक और है एट्रोपिन। अच्छा, एट्रोपिन भी ना ऐड की जाती है ऑन द मेंटेनेंस बेसिस टू कंट्रोल द माइल्ड कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स सच एज द हाइपर सिक्रीशन। ठीक है, जो कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट है जैसे हाइपर सिक्रीशन होना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नोज़ा, वॉमिटिंग, इनको कंट्रोल करने के लिए हम एट्रोपिन भी ऐड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मायस्थेनिया ग्रेविस में हम ना
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन, माइकोफिनोलेट मॉर्फिटल जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव है, और इम्यून सप्रेशन एजेंट्स जैसे एजाथायोप्रिन, ये एक्चुअली एबनॉर्मल एक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट अकर इन द मायस्थेनिया ग्रेविस उसको सप्रेस करेगा, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, माइकोफिनोलेट मॉर्फिटल वगैरह। IV इम्यूनोग्लोबुलिन आर समटाइम यूज टू अफेक्ट द फंक्शन और प्रोडक्शन ऑफ द एबनॉर्मल एंटीबॉडी आल्सो। हम IV में इम्यूनोग्लोबुलिन भी यूज़ करते हैं ताकि एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को और इसके फंक्शन को मैनेज किया जाए। तो एक्चुअली ये क्राइसिस मैनेजमेंट में प्लाज्मा फेरेसिस की जाती है और IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिए जाते हैं, ठीक है, मायस्थेनिक क्राइसिस में या सीवियर वीकनेस को रिमूव करने के लिए, हार्मफुल एंटीबॉडीज़ को रिमूव करने के लिए। थाइमेक्टमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थाइमस ग्लैंड भी एक और ट्रीटमेंट है कुछ पेशेंट्स में, मायस्थेनिया ग्रेविस वालों में। प्लाज्मा फेरेसिस इज अ प्रोसीजर दैट रिमूव द एबनॉर्मल एंटीबॉडी फ्रॉम द प्लाज्मा of the blood. The improvement in the muscle strength may be striking but it's usually short lived. That's it. तो ये इसमें ट्रीटमेंट है। कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर देखिए, इम्यूनोसप्रेसिव, थाइमेक्टमी, क्राइसिस की मैनेजमेंट भी देखी। अब आए कि ट्रीटमेंट मायस्थेनिया ग्रेविस क्राइसिस का किस तरह होगा, कि उसमें क्राइसिस में होता है कि सडन डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग सडनली, और रेस्पायरेशन में भी ये मायस्थेनिया ग्रेविस क्राइसिस में होता है। तो उसमें हम एड्रोफोनियम देंगे, रिजल्ट्स इन द ड्रामेटिक बट ब्रीफ इम्प्रूवमेंट, यानी शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट है। Suctioning, tracheostomy, respiratory assistance, fluid and electrolyte maintenance are required. मायस्थेनिया क्राइसिस याद रखिए कि एक जो है वो एमरजेंसी होती है जिसमें ज़्यादातर रेस्पिरेटरी मसल की वीकनेस हो जाती है, इसलिए हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन नेसेसिटेट हो जाती है। तो ICU में इस पर केयर करनी होगी, इंट्यूबेट करना होता है और मॉनिटर करेंगे, एस्पायरेशन के रिस्क से बचाना होता है हमने। तो प्लाज्मा एक्सचेंज जो है एक थेरेपी है, दूसरा IV इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। बाकी हम पायरिडोस्टिगमीन ये चीज़ें भी देते हैं और दैट्स इट। अब जो है ट्रीटमेंट ऑफ द कोलिनर्जिक क्राइसिस, कोलिनर्जिक क्राइसिस में रिजल्ट फ्रॉम द ओवरडोजेज ऑफ द एंटीकोलिन एस्ट्रेज ड्रग्स, ठीक है। एंटीकोलिन एस्ट्रेज ड्रग्स हम जो इसमें दे रहे हैं ना, कोलिन एस्ट्रेज क्राइसिस जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जब बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन हो जाए एट द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, तो स्पेशली मायस्थेनिया वाले पेशेंट्स में। तो ये मिस्टेकन भी हो जाता है कभी कभार मायस्थेनिक क्राइसिस के लिए। मायस्थेनिक क्राइसिस में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स का जबकि डेफिसिट है, वहाँ पर एक्सेस है। होता यूँ है कि कोलिनर्जिक जो क्राइसिस है इसमें हमने पायरिडोस्टिगमीन ये हम दे रहे थे ना मायस्थेनिया को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, तो पायरिडोस्टिगमीन ज़्यादा दे दिया, उसका ओवरडोज कर दिया हमने कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स का, ठीक है। तो दूसरी वजह कोलिनेस्टेरेज क्राइसिस हमें ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी मिलता है, उसमें भी एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिट हो जाता है और कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाते हैं। तो इसमें सिवियर मसल वीकनेस और पैरालिसिस हो जाती है, बिल्कुल मायस्थेनिक क्राइसिस की तरह, और पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। तो पेशेंट को हमें फिर एट्रोपिन, कोई मस्करिनिक देना होता है, ठीक है, एट्रोपिन हम देते हैं, ठीक है, मस्करिनिक को ब्लॉक करने के लिए, मस्करिनिक इफेक्ट ऑफ द एक्सेस एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करने के लिए, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी के लिए हमें इंट्यूबेट करना होगा। और जो भी ऐसी मेडिकेशन है जैसे पायरिडोस्टिगमीन अगर वो ले रहा था एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर, उसको जल्दी जो है वो डिसकंटिन्यू करना होगा, ठीक है। तो हम एट्रोपिन भी देते हैं, दूसरा प्रेलिडोक्सिम भी दिया जाता है। प्रेलिडोक्सिम जो है वो क्राइसिस में यूज़ नहीं किया जाता ड्यू टू मायस्थेनिया ग्रेविस मेडिकेशन ओवरडोज, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में प्रेलिडोक्सिम दिया जाता है। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ।